हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या रहेगा हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब H2O2 डिकम्पोज होता है तो किसमें, ये किसमें टूटेगा, H2O2 किसमें ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो जनरली ये हमारे पास में H2O प्लस हाफ O2 में ब्रेक होता है, ये पता है हमें। अब यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, इसकी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करनी होती है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, तो मान लिया अभी हमने कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन उसका के का जो फॉर्मूला आता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट अगर अननोन वैल्यूज दे दी जाती है तो उसे हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो आप लोगों ने टाइट्रेशन जैसे देखा, तो टाइट्रेशन में जनरली हमारे पास में क्या होता है, टाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे टाइट्रेशन की हेल्प लगेगी। तो मुझे टाइट्रेशन यहाँ पे देखना है। तो जब मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूंगी कि H2O2 सॉल्यूशन लेंगे और इस H2O2 के सॉल्यूशन को हम केमेनोफोर के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, केमेनोफोर हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ केमेनोफोर लेना है, उसके अगेंस्ट इसे टाइट्रेट करना है, और विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी। तो हम वहां पे क्या करते थे, ग्राम टाइट्रेशन में मिली इक्विवेलेंट इक्वल करते थे, है ना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को केमेनोफोर का सॉल्यूशन जो कि आपका स्टैंडर्ड रहेगा, इसके अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे इसके साथ में, और विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट वी विल फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ एनी, कोई भी यहाँ पे दिया गया हो अननोन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, कि अगर आपने बोला है कि टाइट्रेशन करना है, तो जो केमेनोफोर है मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है, इसका मतलब क्या है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता है, सॉल्यूशन स्टैंडर्ड लेना है हमें। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं टाइट्रेशन कर रही हूँ, मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमेनोफोर लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब मिली इक्विवेलेंट लिखा है, तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है मेरे पास में, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इन दोनों में मेरे पास में क्या क्या है, जैसे कि आपने H2O2 लिया है फ्लास्क में, ठीक है ना, H2O2 किस में लिया है, फ्लास्क में। तो यहाँ पे मेरे पास में इसका जो वॉल्यूम है H2O2 का वॉल्यूम, ये यहाँ से कांस्टेंट निकल के आएगा। इधर मेरे पास में N2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि आप क्या बोलोगे कि जो आपका H2O2 की कंसंट्रेशन है, अब वेरिएबल क्या क्या हो रहा है मेरे पास में, वेरिएबल क्या क्या हो रहा है, N1 और V2। मतलब वॉल्यूम, और आप ये बोल सकते हो कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के। जैसे जैसे आपका H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज करेगा टाइम के साथ में, तो जो आपका H2O2 बचेगा, जितना H2O2 बचेगा उसी के साथ तो KMnO4 रिएक्शन करेगा ना यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कर रहे हैं, किसके इक्विवेलेंट से, KMnO4 के। मतलब ये कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है किससे, KMnO4 से। तो H2O2 तो आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके पास में ये डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे, तो टाइम के साथ में डिकम्पोज हो जाएगा, और जो H2O2 बचा होगा उसी से तो KMnO4 रिएक्शन करेगा ना। हाँ मैम। तो आपके H2O2 के मोल घट रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 भी कम लगेगा। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंसंट्रेटेड आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के। तो यहाँ से जब हमें क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में इस तरह से गिवन डेटा रहता है कि ऐसे टेबल बनाई हुई रहती है, आप क्वेश्चन देखोगे टाइम, और एक तरफ आपको देगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4, यहाँ पे एक तरफ आपको टाइम है और यहाँ पे मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 होगा,
और यहाँ पे जैसे कि टाइम 0 पर ये बोल रहा है कि V नॉट है वॉल्यूम और T टाइम पर यहाँ पे वॉल्यूम VT है, इस तरह से इसने दिया गया है। और फिर बोलता है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अब कैसे करेंगे हम इसे, तो जनरली जो हम करते आ रहे हैं कि आपके पास में टाइम 0 पर क्या हुआ करता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि H2O2 आपका डिकम्पोज हो रहा है H2O में, और यहाँ से आपका हाफ O2। तो इनिशियली जब मेरे पास में T इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या इसका कंसंट्रेशन रहा होगा A0, यहाँ पे मेरे पास में 0 और 0। टाइम T पर मेरे पास में क्या रहा होगा, इसको मैं जो लिखती हूँ A0 माइनस एक्स, यहाँ पे आप x लिखेंगे और यहाँ पे हम x/2 लिखेंगे। इतना समझ में आता है। अब देखो कि हमने यहाँ पे बोला है कि जो मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के। तो आप यहाँ पे देखें कि T0 पर आपकी जो कंसंट्रेशन है H2O2 की वो क्या है, A0 है। अरे हाँ यार बोलो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 80 is equals to 0, we can write here A0 is directly proportional to वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे देखो T0 पर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 क्या है, V0 है। फिर 80 is equals to T पे A0 माइनस एक्स है, और यहाँ पे A0 माइनस एक्स पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, VT है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, A0 माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो, डिवाइड 1। तो कुल मिला के जो अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना उसको ध्यान रखें, उसमें क्या आता था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। तो मुझे यहाँ पे A0 अपॉन A0 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, तो डिवाइड कर दूंगी मैं इन्हें। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, A0 अपॉन A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू V0 अपॉन VT आया। हाँ मैम। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा स्टैंडर्ड, K इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है 2.303 अपॉन T log ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। A0 अपॉन माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे अपन। तो यहाँ से मेरे पास में इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T log ऑफ V0 अपॉन सॉरी V0 अपॉन VT, समझे। हाँ मैम। हाँ, तो अब जैसे कि अलग अलग टाइम पे उसने पूछा T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, इस तरह से होता है। तो अगर हमारे पास में T1 और T2 टाइम पे K1 इज इक्वल टू K2 हो जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अभी मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कभी कभी वो बोल सकता है कि प्रूव करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लो। हो गया। हाँ मैम। अब जैसे टाइम और वॉल्यूम, यहाँ पे टाइम दे रखा है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है, ये समझ आना। T1 पर उसने V1 दे रखा है, T2 पे V2 दे रखा है। तो पूछता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ऑप्शन ए है K is equals to 2.303 by T1 log of V1 upon V2। ऑप्शन बी है K is equals to 2.303 T2 log of V1 upon V2। ऑप्शन सी है K is equals to 2.303 T2 minus T1 log of V1 upon V2। एंड ऑप्शन डी है K is equals to 2.303 T2, यहाँ पे T2 है ना, ये
log of v1 अपॉन v2 अपॉन v1, इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? सोचो। इनिशियल कंसंट्रेशन मैम और सी फाइनल, होता है, सी होता है। इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है ना। हाँ तो हाँ तुम्हें स्टार्टिंग में तो जैसे कि T0 वाले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हमारे लिए अभी क्या हो जाएगा, जो होगा वो T1 और T2 पे ही होगा ना, कि हाँ मैम। T1 दे रखा है, T2 दे रखा, मतलब ये मेरा इनिशियल हो जाएगा, ये मेरा फाइनल हो जाएगा। तो आपके पास में T इज इक्वल टू, मतलब T1 पर कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, A0 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। और T इज इक्वल टू T2 पर क्या हो जाएगा, A0, हम क्या लिखेंगे, x2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V2 के। तो ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि आपका T0 की तो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ये क्वेश्चन को नोट कर लो। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा सी आएगा ना मैम, हाँ, सी तो आएगा ना। आंसर फाइनल सी आ गया ना। चलो, V1 अपॉन V2, नेक्स्ट। A से B कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T is equals to 10 seconds. The rate of reaction is 0.04 mole per liter second, and at T is equals to 20 seconds, the rate of reaction is 0.03 mole per liter second. Find T half of the reaction. सॉल्व करो। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है ना। तो जनरली हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट, ऐसे लिखते हैं। हाँ मैम। तो हमें टाइम पे दे रखा है कि जब आपके 10 सेकेंड थे, तो यहाँ पे जो रेट थी आपकी वो दे रखी 0.04 है ना। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 0.04 के, और जैसे अपन लिखते हैं ना टी टाइम टी पर, तो टी टाइम T1 हो गया ये मेरा। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, A0 माइनस x1, फिर ये T1 हो गया था, फिर T2 उसने कितना दे रखा है, 20 सेकेंड दे रखा है ना, 20 है ना, हाँ 20 सेकेंड। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.03 इज इक्वल टू के A0 माइनस A0 माइनस x2। तो x2। यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके मुझे क्या करना पड़ेगा, A0 माइनस x1 अपॉन A0 माइनस x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वहां से मेरे पास में k आ जाएगा, जब k आ जाएगा तो T हाफ तो हम यूं ही कैलकुलेट कर लेंगे। इनको दोनों को डिवाइड करो, ये इक्वेशन, 4/3 है मैम। ये इक्वेशन, तो मेरे पास में क्या आ गया, 4/3, जो कि किसकी वैल्यू है मेरे लिए, 4/3 इज इक्वल टू A0 A0 माइनस x1, माइनस x1 अपॉन A0 माइनस A0 x2। माइनस x2। बस, तो अब ये जो फॉर्मूला है मेरा स्टैंडर्ड, टाइम दे रखा है उसने T2 से T1, तो log A0 माइनस x1 A0 माइनस x2। तो यहाँ से आपके पास में इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, 10 और 20, मतलब 10 ही आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में k की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग ऑफ 4/3। k की वैल्यू आ गई अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है T हाफ इज इक्वल टू 0.03
693 बाई के की वैल्यू रख लेंगे और टी हाफ निकाल लेंगे, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। हाँ मैम समझे। समझे ना? हाँ, तो बस ये है कि क्वेश्चन को किस तरह से ले जाना है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उससे हमें क्या चाहिए। तो कुल मिला के हमें चाहिए क्या, फाइनल माइनस जो आपका फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन है वो निकालना होता है उसी का, उसी के भी हाफ पे अपने क्वेश्चन बनते हैं, बस वो एक बार निकालते आ जाता है तो हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। बताइए कहाँ पढ़ा था? जब मैं NH4NO2 को हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था? NH4NO2 हीट करने पर क्या देता है? NH3 और HNO2। ना 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 बेटा, NH3 नहीं देता है, N2 देता है। तो नाइट्रोजन के बनाने की कौन कौन सी मेथड होती है, उसमें से एक मेथड ये हुआ करती थी, नाइट्रोजन गैस, NH4NO2 N2 गैस देता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पे मुझे टाइम और वॉल्यूम ऑफ N2 गैस की जरूरत पड़ेगी। मतलब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसमें मेरे पास में, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट में, एक तो टाइम, दूसरा वॉल्यूम ऑफ N2 गैस। तो वो वैसे ही टेबल बना के देते हैं हमें। टाइम, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, T1 पे VT, यहाँ पे हम रख लेते हैं इंफिनिटी पे V इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या, रिएक्शन खत्म हो गई। तो जब आपने NH4NO2 को डिकम्पोज किया तो ये हमें देता है N2 वाटर। वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियल T इज इक्वल टू T पर क्या रहा होगा, T इज इक्वल टू T पर क्या रहा होगा, मतलब हम T इज इक्वल टू 0 पर लिखते हैं A0, है ना? तो ये रहा 0। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि T इज इक्वल टू T पर मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि वो सीधे T1 की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, A0 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा x। T इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो ये 0 हो गया, और ये मुझे A0। तो मतलब NH4NO2 जितना था उतना ही मुझे यहाँ पे N2 मिल रहा है। तो टाइम के साथ में हमारे पास में क्या बोला हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम वेरी कर रहा है। पीवी बराबर NIT में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम वेरी कर रहा है मतलब पी कांस्टेंट है, क्योंकि ये मेरे पास में चेंज हो रहा है। इधर मुझे समझ में आ रहा है देख के, ये चेंज, वॉल्यूम भी आपका चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ NO2, सो NO2 नहीं N2, जो मोल्स ऑफ N2 गैस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ N2 के। तो हम यहाँ पे वही वाला जो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लिखा था कि 8T इज इक्वल टू T, क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू T पे कितने मोल्स हैं हमारे पास, X मोल्स। तो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। T इज इक्वल टू इंफिनिटी पर हम क्या लिखेंगे, देखो कितने मोल्स हैं, A0। तो A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो 2 माइनस 1 करो, मुझे चाहिए क्या, A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि माइनस करना है, वो वैसे आ जाएगा। टू माइनस 1 करो, क्या आता है, A0 माइनस एक्स
आया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी माइनस vt, ये इक्वेशन नंबर 3 आई। अब मुझे सेकेंड एंड थर्ड को डिवाइड करो तो देखो कितना आता है। ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आया क्या? अरे आया क्या? ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू वी इंफिनिटी v अपॉन infinity वी upon v इंफिनिटी infinity माइनस minus वी। t. अब क्या करो, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें ले जाके रख दो वैल्यूज। तो यहाँ से मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर का इसके लिए आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आएगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ऊपर v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। समझा? स्क्रीनशॉट ले लो। अपने को ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की भी चैप्टर तो कनेक्टेड है ना। वॉल्यूम हाँ ऑफ N2 गैस, TVT। एक और कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन में, ये इंफिनिटी पर V इंफिनिटी। फाइंड रेट कांस्टेंट K for the first order decomposition of NH4NO2 in terms of V naught, VT and V infinity। सॉल्व करो। ये ध्यान रखना है कि उसने टाइम 0 पर V नॉट दिया है। इसका मतलब ये है कि हम N2 का मोल T0 पर 0 नहीं ले सकते हैं ना। v नॉट लेना पड़ेगा। V नॉट ले ले या फिर A ले ले, मोल्स के टर्म में जो लेना ले ले। करें? T इज इक्वल टू 0 पर क्या क्या लिखा? इसको A नॉट, इसे V नॉट या A लिख लो। v नॉट यहाँ पे मेरे पास में T इज इक्वल टू T, तो ये क्या हो जाएगा? A नॉट माइनस एक्स। अभी यहाँ पे ये सही रहेगा, A प्लस एक्स। T इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या जाएगा? A नॉट प्लस A। तो T इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ है? मतलब t इज इक्वल टू 0 पे a नॉट था वॉल्यूम। जो N2 का जितना मोल्स होगा वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब T इज इक्वल टू 0 पर हम लिख सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट। T इज इक्वल टू T पर हम क्या लिख लेंगे? A प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, और T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हम क्या लिखेंगे? A नॉट प्लस A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी। तो मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आई। और कुल मिला के मुझे चाहिए क्या? A नॉट अपॉन A माइनस एक्स। तो कैसे आएगा? क्या क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे मुझे? पहले इक्वेशन नंबर 3 और 1 को देखो माइनस करके। 3 माइनस 1, तो क्या आया? A नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नॉट। इसको कोई एक्स इक्वेशन बोल देते हैं। फिर आप करो थर्ड माइनस 2, तो क्या आएगा?
ए नॉट माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंफिनिटी माइनस वी टी वाई। अब दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स और वाई को। आया क्या? हाँ मैम आया। क्या आया? वी इंफिनिटी बाहर आ जाएगा और 1 - v0/1 - vt। तो बस वही वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की जगह ये लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हो जाएगा। अरे समझे ना? हाँ मैम। हाँ तो बस यहाँ पे जैसे कि वो हमने यहाँ पे T1 इन टी पे इंफिनिटी पे जो वैल्यूज इस तरह से रखी, कुछ न्यूमेरिकल्स दे के वो सॉल्व करवाएगा, अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनवा लेगा। एक्सप्रेशंस अगर आ जाते हैं अच्छे से लिखते तो वो कर लेंगे हम। मैम हाँ बच्चे, वो टी इनफिनिटी पे ए नॉट प्लस ए कैसे करते थे? टी इनफाइनिटी पे ए नॉट प्लस ए ऐसे लिखा, देखना यहाँ पे टी इन्फिनिटी पे मेरे पास में क्या हो रहा था। इनिशियल आपने इसके N2 के जो मोल ले रखे थे और NH4 के कितने लिए थे, ये तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो यही तो बचेगा ना मेरे पास में। हाँ मैम। चलो, अरे वो ले लिया था ना स्क्रीनशॉट? नहीं बाकी था। हाँ ले लो ले लो। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसको मैंने कहा एग्जांपल में बताया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में जैसे क्या आपके पास में एस्टर है CH3COO, C2H5, H2O, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। H प्लस यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें क्या किस तरह से ट्विस्ट के वाले क्वेश्चन बनते हैं। CH3COOH बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5OH। सारे के सारे ये क्या होते हैं आपके? एक्वस फेज में, मतलब एक ही फेज है, होमोजीनियस। तो आपको यहाँ पे गिवन होगा टाइम और वॉल्यूम ऑफ अल्कली। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कली मतलब कुछ भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो अभी अपन तो सिर्फ अल्कली लिख देते हैं। 0 पर V0, T पर VT और इंफिनिटी पर V इंफिनिटी। तो एक्सप्रेशन लिखना है अपने को, फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द रिएक्शन। तो आपके पास में ये जो H प्लस है कैटलिस्ट है ना, तो क्या अल्कली जब आएगी तो अल्कली कहाँ कहाँ पे रिएक्ट करेगी, मतलब बेस कहाँ कहाँ पे रिएक्शन करेगी? मैंने जो क्वेश्चन पूछे समझे क्या? मैम एक तो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ में बेस आएगा तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। बेस का काम क्या है? H प्लस H के प्लस साथ में लेता है। रिएक्ट, हाँ। तो H प्लस ऑफ कैटलिस्ट और H प्लस ऑफ एसिडिक एसिड। मोर एसिडिक कौन है अपना? ये मैम मैं बोल रहा था वो H+ ऑक्सीजन के साथ जाएगा ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे सुना है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। कोई बात नहीं। तो वैसे ही जैसे अपन एक्सप्रेशंस लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। CH3COO C2H5 प्लस वाटर, यहाँ पे H प्लस आया, इधर मेरे पास में एसिटिक एसिड और C2H5OH बना। तो T इज इक्वल टू 0 पर ये क्या आया? A0, ये आपका 0 0
टी इज इक्वल टू टी पर ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स टी इंफिनिटी पर 0 हो गया होगा ये, तो ये हमारे पास में ए नॉट और ये ए नॉट रहा होगा। अब t इज इक्वल टू 0 वाला जो है उस पे क्या हुआ होगा, जो आपका अल्कली का वॉल्यूम है, मतलब V नॉट। आपका कैटलिस्ट का जो H प्लस है वो भी उसके साथ में रिएक्शन करेगा ना, हाँ तो तो ऐड हो जाएगा वो। हाँ t इज इक्वल टू 0 पर जो आपका अल्कली का जितना वॉल्यूम है तो वो कितना लग रहा होगा, V नॉट लग रहा है। मतलब आपके पास में ये जो V नॉट है उसमें हमें क्या करना होगा कि उसने कैटलिस्ट के साथ में भी रिएक्शन किया होगा पहले, तो कितना है, हम कैटलिस्ट को क्या माने, तो मान के चले कि यहाँ पे 1 मोल आपका कैटलिस्ट रहा होगा, ठीक है ना। क्या माने हम कि मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए आपके पास में, H प्लस जो कि कैटलिस्ट का है, तो 1 मोल माने, या फिर हम A फॉर एसिड, तो यहाँ पे मैं A कर लेती हूँ। तो अब T इज इक्वल टू 0 पर मैं ये बोल सकती हूँ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, बोल सकते हैं ना ऐसा। हाँ मैम। T इज इक्वल टू T पर मैं क्या बोल सकती हूँ, T इज इक्वल टू T पर, अब जब T इज इक्वल टू T आया तो आप सिर्फ यहाँ पे A नहीं लिख, X नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कैटलिस्ट तो आपका क्या होता है, रिएक्शन में रहेगा। एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे होती है कि पहले उसने कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन करवा ली, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में अब X के साथ साथ में क्या जुड़ के आ जाएगा, A भी जुड़ के आ जाएगा, क्योंकि उसने H प्लस के साथ में रिएक्शन कर रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास में T इज इक्वल टू T पर मैं लिखूंगी A प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। हम X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक खास बात है। समझ में आ गई बात, जुड़ के आ हाँ मैम। जाएगा ना बेटा, क्योंकि कैटलिस्ट तो पूरे रिएक्शन में आपका क्या रहता है, रिएक्शन के टाइम पे प्रेजेंट रहता है, फिर जब आपकी रिएक्शन पूरी खत्म हो जाती है तो वैसा का वैसा बचा ही हुआ रहता है, तो इसलिए ये तो हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा आपका। फिर t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए नॉट प्लस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी। तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मुझे निकालना है क्या है, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो वो क्या आता है देखो जरा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था ना, उसमें क्या करा था। हाँ तो हम ये बोले थे कि आप t इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आएगी। फिर t इज इक्वल टू t पर हम a प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vt लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर हम a नॉट प्लस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी। तो मुझे यहाँ से ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स मिलेगा वी नॉट माइनस वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। बस अब के की जो वैल्यू है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी इंफिनिटी वी नॉट वी इंफिनिटी माइनस वी टी। कुछ भी याद नहीं है, चलो इन्वर्जन का यहाँ पे अगर याद हो तो मैं बोलूं कि अगर आपके पास में कोई इनिशियली डेक्स्ट्रो है और वो बाद में लीवो हो गया, जैसे आर का एस नहीं होना है, हमें डेक्स्ट्रो का लीवो करना है, तो आपको याद है कि मैं इस तरह से बताया करती थी कि आपके पास में SN2 रिएक्शन जो होती है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से निकलता है जैसे CH3Cl, इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है। तो इन्वर्जन रिटेंशन ये अपन ने पढ़ रखा है,
तो उसी से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि यहाँ पे इन्वर्जन वर्ड क्यों आया है, यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है ये चीज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब यहाँ पे मुझे ये स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तो ऑर्डिनरी लाइट को पहले हम प्रिज्म से पास करते हैं, वो पीपीएल में हाँ चेंज मैम। हो जाता है, फिर उस पीपीएल को हम किसी सब्सटेंस से गुजारते हैं, तो अगर वो आपको रोटेशन देता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता डेक्स्ट्रो। है। ये अगर हम इसे इधर घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो आपका क्या हो जाता है, लिवो रोटेटरी हो जाता है। और अगर कोई रोटेशन नहीं आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो ये हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आएंगे, ये अपने को कहानी पता है पूरी, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमसे इसका क्या रोल है ये पता है अपने को कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये लिवो रोटेटरी होगा, अगर कोई रोटेशन नहीं होगा पीपीएल में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास में कि आपका जो सुक्रोज है, कैन शुगर मतलब क्या, सुक्रोज क्या फॉर्मूला है उसका, सुक्रोज का C12 फॉर्मूला क्या है, सी C12 H22 H22 O11। जब O11। इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। हाँ तो हाँ। देखने में तो हमें से सेम लगता है, लेकिन ये आपका मान लो ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है, और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर। आइसोमर्स। कौन से वाले, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि एक में एक कीटोन हाँ शुगर है, एक फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप अलग है। है ना, तो फंक्शनल आइसोमर्स है। तो अब जैसे कि आपने बोला कि कोई डेक्ट्रो रोटेशन दे रहा है, कोई लिवो रोटेशन दे रहा है, तो ये एक्चुअल में हमें तो कुछ पता रहता नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंटल रहता है ना, प्रैक्टिकल पोलेरोमीटर में जो प्रैक्टिकल किए जाते हैं उससे हमें समझ में आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि सुक्रोज अगर है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, तो ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो अपने को ये पता है कि इनमें सब में क्या होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं, और ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो पहले तो मैं ये लिख देती हूँ सुक्रोज, एस फॉर सुक्रोज, फिर यहाँ पे फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, पहली बात। अब अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसमें से कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन लिवो रोटेटरी होगा। तो आपका जो सुक्रोज होता है और ग्लूकोज होता है, ये दोनों होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। और जो फ्रक्टोज होता है ये हमारा लिवो रोटेटरी होता है। इसका क्या मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, है ना। तो सुक्रोज और ग्लूकोज डेक्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, फ्रक्टोज आपका लिवो रोटेटरी कंपाउंड है। इतनी कहानी समझ में आ गई, हाँ मैम। है ना। तो यहाँ इसकी कहानी यह है कि आपके पास में इनिशियली क्या होता है कि जैसे कि आपने वो ही करना है कि t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास में क्या रहेगा। तो आपके पास में जो t इज इक्वल टू 0 पर पीपीएल को अगर हम पास करते हैं ना, तो इनिशियली मेरे पास में कौन है, जैसे कि मैं अगर इसका देखूं तो मेरे पास इनिशियली भी कौन है, सुक्रोज है, इनिशियली सुक्रोज रहेगा ना t इज इक्वल टू 0 पर। तो हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो और क्लियरिटी आएगी कि अगर मेरे पास में C12 H22 O11, मैं इसके लिए हर एक टाइम पे अगर लिखती हूँ, ये ग्लूकोज और ये आपका फ्रक्टोज आया, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन A0 रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज 0 रहे होंगे। फिर t इज इक्वल टू t पर मेरे पास में ये क्या रहा होगा, A0 माइनस x रहा होगा, ये x रहा होगा, ये x रहा होगा। और अगर t इंफिनिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, ये A0 रहा होगा और ये A0 रहा होगा। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि एट t इज इक्वल टू 0 क्या रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज। तो जब मैं टाइम 0 पर
पीपीएल को पास करूंगी तो वो पीपीएल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि सुक्रोज क्या है आपका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में तो ये जाएगा। पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, समझा? हाँ मैम। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ कि T इज इक्वल टू टी पर, T इज इक्वल टू टी पर। अब मेरे पास में T इज इक्वल टू टी पर सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। तो अभी तो मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती हूँ ना कि डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, क्योंकि जिसका मतलब अगर मुझे कुछ नहीं पता है अभी, तो अभी तो मैं यही मान के चलूंगी कि T इज इक्वल टू टी पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास में यहाँ पे तीनों ही अमाउंट में है, जिसमें से दो मुझे क्या मिल रहे हैं, दो क्या दे रहे हैं? डेक्स्ट्रो रोटेशन, और एक क्या दे रहा है? लीवो रोटेशन। लीवो रोटेशन। बस बात ये आती है कि कौन कितना अमाउंट में है, कौन कितना, मतलब जितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसका नेट निकल के आएगा यहाँ पे। तो मैं T इज इक्वल टू टी पर कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ ना, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, मैम लीवो भी हो सकता है, और नो रोटेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैम बोल सकते हैं ना हम, क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों डेक्स्ट्रो दे रहे हैं, तो अरे बच्चे, तो मैं यूं फिर बोलूंगी जब तक कि आपको अमाउंट कुछ पता नहीं है, तुझे मैम फिर कंसिडर, जैसे कि तेरे पास में डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो देने वाले अगर है, तो इसका अगर एक को कम कर दिया, दोनों को अपने हाफ हाफ ले लिया, और फ्रक्टोज को अपने 1 मोल ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं आया समझ में? मैम पर कैसे वो फ्रक्टोज? देख, तुम्हारे पास में रोटेशन में क्या होता है कि अगर तेरे पास में डी और एल, जैसे कि मैंने इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करेंगे, डेक्स्ट्रो देने वाले, लियो देने वाले। मेरी बात समझ में आई? हाँ मैम। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब तक भी मुझे ये कुछ पता ही नहीं है कि मेरे सुक्रोज कितने हैं, मेरे पास में ग्लूकोज कितना है, मेरे पास फ्रक्टोज कितना है, कुछ अमाउंट मुझे पता नहीं है अभी। मैम वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सेम ही ना? हाँ, एक्स वो एक्स। सेम दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने आधा आधा मोल सेम देने वाले दे दिए और एक मोल से अलग, जैसे कि तेरे पास में सुक्रोज है, ये हाफ मोल है, ग्लूकोज है, ये हाफ मोल है, और फ्रक्टोज तेरे पास में 1 मोल है, तो ये दोनों मिलके हाफ हाफ करके 1 मोल हो रहे हैं, या अकेला ही 1 मोल हो रहा है, तब तो पीपीएल का रोटेशन आपका 0 हो गया ना फिर। वो एक्स एक्स जो लिखा है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। हाँ, जो आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए एक्स एक्स लिखा है वो अलग अलग भी हो सकते हैं ना? तो अरे तो फिर वो तो जो गिवन डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे ना, किसका कितना दे रखा है, इनिशियल कितना दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग भी सारी बातें होगी ना। तो T इज इक्वल टू टी पर तो ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है, और कोई आपका वो भी, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे सुन तो सही, आगे देख, अभी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर मैं बोलूं, मैं पूरी बात ही नहीं सुनता, उसके पहले इतना हो जाता है कि अगर तुम्हें अभी ऐसे देख के तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि जो फ्रक्टोज है, आपका फ्रक्टोज है ना, इसका लीवो रोटेशन पर मोल ऑफ फ्रक्टोज ज्यादा है किससे? पर मोल ऑफ ग्लूकोज के रोटेशन से। तो मैं टी इंफिनिटी पे तो देख क्या हो रहा है कि मेरे पास में क्या बचा हुआ है, ये तो 0 हो गया। अब मेरे पास में एक बचा है ग्लूकोज, एक बचा है फ्रक्टोज, है ना। तो ये मेरी जब रिएक्शन खत्म हो गई, जब T इज इक्वल टू टी था तब मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जब मेरी रिएक्शन खत्म हो गई तब मेरे पास में क्या बचा हुआ है? मेरे पास में बचा है ग्लूकोज, मेरे पास में बचा है फ्रक्टोज। और ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो फ्रक्टोज है वो क्या कर रहा है? लीवो रोटेशन दे रहा है। तो लीवो रोटेशन पर मोल ऑफ फ्रक्टोज ज्यादा है किससे? डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ पर मोल ऑफ ग्लूकोज से। तो अब डोमिनेट कौन करेगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज डोमिनेट करेगा। तो जो फाइनल तुझे रिजल्ट मिलेगा, फाइनल, जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब तेरा डेक्स्ट्रो था, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हुई तब क्या मिला? लीवो मिला ना। हाँ।
समझा ना कि जब मेरे पास में रिएक्शन शुरू हुई थी तब मेरे पास प्योर सुक्रोज था। सुक्रोज का जो नेचर है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन देने का है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमें पीपीएल में रोटेशन मिल रहा था। T इक्वल टू टी पर मुझे अभी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन T इक्वल टू इंफिनिटी पर मेरे पास में सुक्रोज के मोल तो सारे खत्म हो गए, मेरे पास बचे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मोल। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि लिवो रोटेशन पर मोल ऑफ फ्रक्टोज ज्यादा है किससे, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ पर मोल ऑफ ग्लूकोज से। तो मेरे पास में फाइनली जो रिजल्ट आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो क्या दे रहा होगा, लिवो रोटेशन दे रहा होगा। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब समझ में आया? हाँ, डेक्स्ट्रो का लिव हो गया है। डेक्स्ट्रो का लिवो हो गया है। तो जैसे जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर प्रोसीड होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन पीपीएल का डिक्रीज होता जाएगा और लिवो रोटेशन बढ़ता जाएगा, और फाइनली मिक्सचर में हमें क्या मिलेगा, लिवो रोटेशन। फाइनली जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, आपका लिवो रोटेटरी हो जाएगा। इसलिए हमें इसे क्या बोला गया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला गया। तो ये तो एक कहानी थी। आपने ये बोला कि जैसे कि आपका कोई पीपीएल है, तो ये पहले इस तरह से आए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये आपका इनिशियली क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेशन दे रहा था, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कुछ थीटा एंगल से, है ना, इनिशियली ये हो रहा था। फिर जब मेरे पास में फाइनल चीज आई तो ये घूम के इधर आ गया होगा, मतलब लिवो रोटेशन दे रहा होगा, मतलब पहले पॉजिटिव था, अभी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा टाइम आया होगा जब ये मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हुआ होगा? क्या ऐसा टाइम हाँ, आया होगा? क्योंकि हमें यहाँ से क्या था, डेक्स्ट्रो से ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर इधर क्या आएगा, फिर आपका माइनस में आएगा, मतलब बट ऑब्वियस है कि प्लस से मुझे नेगेटिव की ओर जाना है, तो बीच में तो 0 आएगा ही आएगा। तो पीपीएल का रोटेशन एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो टाइम जहाँ पे पीपीएल का रोटेशन 0 हो गया, मतलब आपका जो सब्सटेंस हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो इनएक्टिव। जाएगा। ये कहानी समझ में आई पूरी? से आते हैं उसे देखना है कि ये तो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि ऐसे 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 होता है, डेक्स्ट्रो और लिवो और क्या क्या होता है। सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज होता है आपका, फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि हम उसके फील ले सकें। क्वेश्चन है हमारे पास में कि सुक्रोज का करवाया हाइड्रोलाइसिस, पूरा नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में, एसी लिखा रहेगा, है ना, तो इसलिए उसी फॉर्म में लिखो। ये बनाता है आपका हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हमें क्या क्या गिवन होगा, वही टाइम गिवन होगा, और अब यहाँ पे क्या गिवन होगा, रोटेशन। यहाँ पे मेरे पास में टाइम गिवन रहेगा और रोटेशन ऑफ पीपीएल। तो ये सारे मैंने एक एक सैंपल से क्वेश्चंस के फॉर्म में पहुंचाए थे पहले, कि मैं इसको समझा दूंगी, तुम इसे देखोगे तो थोड़ा कोशिश करोगे समझने की आखिर हो क्या रहा है। आर टी और इंफिनिटी, और यहाँ पे वी इंफिनिटी, सॉरी आर इंफिनिटी लिखेंगे ना, वी भी लिख रहे थे इतनी देर से, तो आर इंफिनिटी है ना। तो यहाँ पे भी वो पूछता है फाइंड रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इस तरह से। तो अभी हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि, देखते हैं एज्यूम करके, लेट, यहाँ पे जो रोटेशन ऑफ पीपीएल ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर है वो पी है। पी मैंने माना है रोटेशन ऑफ पीपीएल ऑफ 1 मोल सुक्रोज। क्यों एज्यूम करो, रोटेशन ऑफ पीपीएल ऑफ 1 मोल ग्लूकोज, और माइनस आर इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया,
तो रोटेशन ऑफ पीपीएल ऑफ 1 मोल फ्रक्टोज। तो वही यहाँ पे फिर से अगर मैं लिखूं पूरी वही कहानी कि किस टाइम पे क्या क्या हुआ होगा, लिख लेते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या रहा होगा, ए नॉट, यहाँ पे x, यहाँ पे x। टी इज इक्वल टू टी पर क्या रहा होगा, ए नॉट माइनस एक्स। ये 0 0 रहेगा ना यार। यहाँ पे x x। फिर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा। तो रोटेशन के टर्म में अगर मैं देखूं तो t इज इक्वल टू 0 पर हम क्या लिख सकते हैं, किसका है ये, सुक्रोज का है, और वो मैंने क्या माना है, p माना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी t इज इक्वल टू 0 पर ए नॉट p इज इक्वल टू आर नॉट। लिख सकते हैं सर। हाँ मैम। t इज इक्वल टू t पर क्या हो गया, सबका मेरे पास में अभी ए सब नॉट रहेंगे, माइनस एक्स। सब पूरा ही रहेगा ना, ओवरऑल पूरा ही मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए नॉट माइनस एक्स पी प्लस प्लस एक्स पी क्यूब एक्स माइनस एक्स, इसको आर माना ना, और ये क्या हो आर। जाएगा टोटल आर टी पर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है ए नॉट पी माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर आर टी। तो अरे यहाँ से मेरे पास में माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अब टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये दोनों रहेंगे। तो ये हो जाएगा ए नॉट क्यू माइनस ए नॉट आर इज इक्वल टू आर इंफिनिटी। 1 माइनस थर्ड करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन माइनस थ्री ना मैम। हाँ 1 माइनस 3 करना है, क्योंकि मैं इधर का रब कर रही हूँ ताकि मुझे जरूरत आर पड़े। इधर का मैं रब कर इन्फिनिटी। रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे। हाँ मैम। हाँ तो क्या आया, 1 माइनस 3। आर आर ओ माइनस आर इनफाइनाइट। हाँ ये आ जाएगा ए नॉट पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, आर ओ माइनस आर एफ। फिर हम करेंगे सेकंड प्लस 4। तो आ जाएगा ए नॉट माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर इंफिनिटी 4 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मुझे कुल मिला के चाहिए क्या, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स चाहिए होता है। तो ये यहाँ से इसको मैं जब करूंगी तो क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इंफिनिटी।
बस ये वैल्यू वहां पे जाके रख दो, आ जाएगा। हाँ मैम। जो फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, हो गया वैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ऐसे है कि अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा सुक्रोज और इनके सब पे उससे पूछे। माना कि ये कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव। If 8:45 seconds the rotation of PPL, sorry PPT क्यों लिखा जाता है, PPL is 10 degree and after a long time the rotation of PPL is -20 degrees. Find percentage dissociation of a 8:45 second and the time at which mixture will be optically inactive. Given the optical rotation of A, B and C per mole are 40, 60 and -80 degree. शुरू हो जाओ। यार ये मैंने रिज्यूम ही नहीं किया था, ये वाला लास्ट वाला कहाँ से नहीं किया था, आई डोंट नो। तुम्हें करने के लिए दिया था, फिर ये वाला जो समझाया पता नहीं है, जिसने पढ़ा उसको ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।